से कहानी सुने, उस कहानी के बाद आपको दिखेगा कि हाँ वास्तव में हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। 1919 के अधिनियम में ही बताया गया था कि भारतीय लोग इस सुधार से कितने प्रगति पे आ गए हैं, कितने प्रगति किए। इसके बाद देखा गया 1919 अधिनियम में यह भी बताया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद अब भारत में एक आयोग का गठन किया जाएगा, ब्रिटेन से एक आयोग भेजा जाएगा और वह अधिनियम यह देखेगा कितनी सुधारें की गई हैं और सुधारों की समीक्षा करना होगा। तो क्वेश्चन ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा कितने वर्षों बाद या द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा यह समीक्षा की जाएगी कि कितने भारतीयों में सुधार लाया गया है। भारतीयों में अभी कहानी बताते हैं। अच्छा भैया, सुधार लाया गया है कि नहीं। 1919 में बताया गया कि अब तक भारतीयों में कितना सुधार लाया गया है। इस सुधार के लिए प्रॉपर यहाँ पे ये ब्रिटिश सरकार अपना रुतबा उत्पन्न कर रही है। धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद भैया, जय हिंद सबको। अब क्या लिया, इसलिए क्या हुआ, अब इसको पता करने के लिए सर साइमन कमीशन अर्थात सर जॉन कमीशन ने यहाँ पे 7 सदस्यीय एक आयोग का गठन करते हैं। गठन करने के बाद ये भारत के लिए रवाना कर देते हैं। अब जब यहाँ पे लोग आते हैं, इससे पहले साइमन कमीशन आने से पहले क्या हुआ, भारत में जो जितने भी कांग्रेस के लोग थे, मद्रास में जितने भी कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक समर्थन अपनाने के बाद ये कहते हैं कि यदि 1927 है कि नहीं, 1927 में एक अधिवेशन होता है, कांग्रेसी द्वारा एक अधिवेशन होता है और होने के बाद इसमें यह निर्णय लिया जाता है यदि इस जो आयोग आ रहा है, इस आयोग में भारतीयों को शामिल किया जाएगा तो ठीक है, अन्यथा हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। है कि नहीं, इसका बहिष्कार करेंगे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा, साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। यहां से एक क्वेश्चन क्लियर, कहाँ पहुंचा भाई, बम्बई पहुंचा। जब बम्बई पहुंचता है तो वहां पे गांधी जी इसका इस्तकबाल करते हैं, इसका स्वागत करते हैं कि भाई आइए, आपका इंतजार था और आपका स्वागत बहुत अभी बम्बई में आपका स्वागत है। अब जब पहुंचते हैं बम्बई में तो अब वहाँ गांधी जी पूछते हैं कितने लोग हो, इस आयोग के गठन जो हुआ है इसमें कितने लोग हो। तो वहाँ से आयोग वाले अर्थात जितने भी सदस्य थे बताए कि हम लोग 7 हैं। कितने बताए गए भाई, 7 बताए गए, हम लोग 7 हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय उसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, 7 थी। कितनी थी भाई, 7 थी। कितनी थी, 7 थी। जब कहे कि गांधी जी ने कहा चलो फटाफट भारतीयों को भी शामिल कर लो, क्या कहे,
कि भारतीयों को भी शामिल कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं शामिल करेंगे। जब कहीं नहीं शामिल करेंगे तो गांधी जी ने बहिष्कार किया। उसी में अपने हाथ में काली पट्टी बांधी और उसका बहिष्कार किया, कहे गो बैक गो, गो बैक गो साइमन। सबसे पहले बम्बई में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था? तो गांधी जी। अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांधते हैं और कहते हैं चले जाओ यहाँ से, अगर नहीं उगरना है तो, है ना। चलिए, और धमका हो रहा है। अरे चलिए ठीक है, पढ़ाई करिए भैया, पहले पढ़ाई करिए। हाँ, देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत से सारे लोग जुड़ चुके हैं। दीपशिखा, अजय यादव, सचिन यादव, मनीष यादव, धर्मेंद्र कुमार, सत्यम सिंह, मनोज यादव, स्नेहा पांडे, कुलसुम फातिमा, निधि मिश्रा, कुलसुम फातिमा। हाँ बिल्कुल, यहीं से हमारी रियल पॉलिटिक्स शुरू होती है। कुलसुम फातिमा, बिल्कुल भाई। प्रिंसिन सिंह, हाँ बिल्कुल। विवेक यादव, जय हो भाई, जय हो सबको। हेलो सबको नमस्कार, आदाब, अस्सलाम, सत श्री अकाल, बेस्ट आप लोग। तो हाँ, बात करते हैं। जब गांधी जी ने कहा अगर नहीं हमको शामिल नहीं करेंगे, भारतीयों को नहीं शामिल करेंगे तो यहाँ से चले जाओ, है कि नहीं। जब चलते गांधी जी ने कहा कि आप लोग इस तरीके से मनमानी काम कब तक काम करेंगे ना, तो यहाँ से वो लोग थोड़े गुस्से हो जाते हैं। गुस्से होने के बाद उन्होंने क्या हुआ कि वह अब कहा कि मैं अगर आप लोग यहाँ नहीं, अगर आप लोग पहले गांधी जी ने कहा कि यदि आप लोग मेरे भारतीयों को शामिल कर लेते हैं तो मैं ये बताऊंगा कि कितना सुधार हुआ है, इसका पूरा डेटा हम आपको देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जब बात गांधी जी की सुने तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर हम आए हैं अपना क्या करें, साइमन कमीशन लेके आए हैं और यह रिपोर्ट 1919 की प्रगति का रिपोर्ट लेने आए हैं। जब मना कर दिए, गांधी जी मना कर देते हैं, तो मना करने के बाद उन्होंने कहा अगर आप, साइमन कमीशन वाले कहे, अगर आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, अगर आप नहीं यहाँ रिपोर्ट नहीं दोगे तो क्या हम रिपोर्ट ले नहीं पाएंगे, है कि नहीं। वहाँ से बम्बई से ये चले जाते हैं, बम्बई से साइमन कमीशन लौट जाता है। लौटने के बाद ये मद्रास पहुँचते हैं। मद्रास पहुँचेंगे, हाँ बिल्कुल सही भाई, हाँ बिल्कुल सही। तो मद्रास पहुँचेंगे, लखनऊ पहुँचेंगे ना, मद्रास पहुँचेंगे, लखनऊ पहुँचेंगे। लेकिन आप लखनऊ जब पहुँचता है, जब बम्बई से सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा भाई, बम्बई से पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, लखनऊ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, लखनऊ। अब जब लखनऊ जब पहुँचता है तो पूछा जाता है लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था। फटाक से दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई, कमेंट बॉक्स में दीजिए किसने किया था। लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था। तो आप जानते हैं भाई, खलीकुस जुमा, आप जानते हैं खलीकुस जुमा ने किया था भाई, खलीकुस जुमा ने बहिष्कार किया था। बड़ी परीक्षा होती, आप ये कहानी हम आपको संवैधानिक इतिहास बता रहे हैं। अच्छा भैया, हम आपको इतिहास ये बता रहे हैं, वो इतिहास का अलग स्लाइड होता है, उसका अलग से एपिसोड होता है, वो जब पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, है कि नहीं। उसके बाद जब ये बम्बई से भगा दिया जाता है, जब बम्बई और लखनऊ से, बम्बई से भगा जाता है, लखनऊ जाता है, जब लखनऊ से भगा जाएगा तो मद्रास पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, मद्रास पहुँचेगा। जब मद्रास पहुँचेगा तो यहाँ पे टी प्रशासन इसको भगा देता है, गो भाई गो, चले जाओ यहाँ से ना, भगा देता है। भगाने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, अब ये कहाँ पहुँचेगा, मद्रास से पहुँचेगा पंजाब की तरफ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, पंजाब की तरफ पहुँचेगा, अर्थात लाहौर की तरफ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। अच्छा भैया, पंजाब से होते हुए लाहौर जाएगा। अब यहाँ लाहौर में जाने के बाद यहाँ पे पंजाब की यमुनिस्ट पार्टी थी, पंजाब की कौन थी, यमुनिस्ट पार्टी थी, और जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग, और भैया मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। पंजाब की यमुनिस्ट पार्टी और क्या भैया, जस्टिस पार्टी, यमुनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। आओ हम आपका समर्थन करते हैं। तो क्वेश्चन, ये बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब लाहौर पहुंचता है, लाहौर की तरफ पहुंचता है, तो कौन कौन इस अर्थात साइमन कमीशन का कौन करते हैं, समर्थन करते हैं। तो यमुनिस्ट पार्टी ये पंजाब की पार्टी है भैया। अच्छा, यमुनिस्ट पार्टी से समर्थन करती है, मुस्लिम लीग समर्थन करती है,
मुस्लिम लीग समर्थन, अभी देखिएगा अभी यही पहुंचेगी, अभी जब यहाँ पहुंचेगी तो क्या होगा, यहाँ पहुंचेगी तो क्या होगा, जब यहाँ पहुंचेगी लाहौर पहुंचेगी तो भी अभी पंजाब का शेर आएगा, पंजाब का शेर आएगा, हटो हटो ना, यहाँ पे इस तरीके से शेर आएगा, दहाड़ेगा। लेकिन आपको कम्युनिस्ट पार्टी और एक और है, हाँ जस्टिस पार्टी, यहाँ पे क्या भैया जस्टिस पार्टी भी थी, जस्टिस पार्टी ये क्या करती है, इसका समर्थन कर देती है कि नहीं, समर्थन कर देती है। तो लाहौर में जब ये साइमन कमीशन पहुंचता है, जब लाहौर में साइमन कमीशन पहुंचता है तो पंजाब से चल कर जाते हैं, जिनका नाम है भाई, जिसका नाम क्या है बताइएगा, पंजाब का लाल किसे कहा जाता है भाई। सब पहले भी बात आपसे वही रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ तौकीर खान, भाग साइमन भाग वंदना शुक्ला, बिल्कुल सब बिल्कुल बहुत अच्छे से, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल सही, अच्छा वंदना जी हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही लाहौर पहुंचते हैं, जैसे ही लाहौर पहुंचते हैं, दिखाते हैं आपको एपिसोड बढ़िया से दिखाता हूँ किस तरीके से लाहौर पहुंच रहे हैं। अच्छा जब लाहौर की सरजमी पर पहुंचते हैं, लेके बड़ा लिख देता हूँ, सपोज ये लाहौर है, लाहौर वर्तमान में है पाकिस्तान में, तो पंजाब से पंजाब का शेर दहाड़ते हुए पहुंच रहा है, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब ये दहाड़ के पहुंचेंगे लाहौर कि हम लाला लाजपत राय यहाँ पहुंच गए हैं, क्या बात है लोग, भारतीय लोग मेरे भाई क्या बात है। तो यहाँ पर जब बात सुनते हैं, लाला लाजपत राय सुनते हैं कि अधिवेशन यहाँ पर अर्थात साइमन कमीशन आ रहा है, साइमन कमीशन आ रहा है, तो उन्होंने इसका विद्रोह अर्थात इसका विरोध करते हैं। जब विरोध करते हैं, जब विरोध करने के बाद अपने बाजुओं में काली पट्टी बांधते हैं, काली पट्टी बांधने के बाद कहते हैं कि गो बैक गो साइमन कमीशन, गो बैक गो। तो यहाँ पे बहुत ही अर्थात काफ़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे आप जानते हैं इसी में एक वो था स्कॉट नाम का एक सदस्य था, 7 सदस्य में स्कॉट नाम का सदस्य था। स्कॉट नाम का सदस्य वो बताता है भाई, स्कॉट नाम का सदस्य, अब जॉन स्कॉट गुस्सा जाता है, जॉन स्कॉट क्या होता है गुस्सा जाता है, और गुस्साने के बाद कहता है, बुलाने के बाद कहता है कि उनको क्या नाम है, सैंडर्स को बुलाता है, सैंडर्स सिपाही को बुलाता है कि इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाए। क्या कर दिया भाई, लाठी चार्ज, हाँ बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही ना, लाठी चार्ज कर दी जाए। लाठी चार्ज करने की जब सुनते हैं, लाला लाजपत राय सुनते हैं, उनके अंदर आग बाबुला हो जाता है कि हमारे यहाँ ये लोग आए हैं और हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद 17 नवंबर को लाला लाजपत राय अर्थात कहते हैं कि हाँ 1928 को लाठी चार्ज की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लाठी चार्ज कब की गई थी, 30 अक्टूबर 1928 को। कब की गई थी भाई, 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज कर दी जाती है, लाठी चार्ज कर दी जाती है। अब किसके द्वारा लाठी चार्ज की जाती है, सैंडर्स लाठी चार्ज कर देता है। कौन कहा था, सर जॉन स्टॉक के कहने पर। ये कौन था, साइमन कमीशन का सदस्य था। ये गुस्से में हो जाता है, कहता है ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है, बहुत बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। तो लाला लाजपत राय कहते हैं पंजाब का शेर आया है, अब करके दिखा दो। तो आगे जब बढ़ता है तो ये गुस्से में आ जाता है, आजा सर जॉन स्टॉक गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद कहा कि अब इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दीजिए। जो सैंडर्स को बुलाया जाता है लाठी चार्ज करने के लिए, और सिर पे बेचारे लाला लाजपत राय के सिर पर लगती है, चोट लगती है। जब चोट लगती है 30 अक्टूबर 1928 को सिर पे चोट लग जाती है। लगने के बाद वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, सारे लोग भाग लेते हैं। अंततः ये देखा गया कि जो लाठी चार्ज हुई, जो लगा था इनके सिर पे लगा था, वो 17 नवंबर और 1928 ईस्वी को अंततः ये भी शहीद हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17 अर्थात लाठी चार्ज कब हुई थी, मृत्यु कब होती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928।
इसमें मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय बिल्कुल ये जब कह रहे थे फिर अंतिम उनके शब्द था कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी के एक एक बदला चुकाना होगा, मेरे लाठी पर सिर पर मेरे एक एक लाठी के चोट का बदला चुकाना होगा। इसके कहने के बाद इतना ही कहना था, लाला लाजपत राय की भाई मृत्यु हो जाती है। पूरे देश में शोक पूरा देशवासी शोक में आ जाते हैं कि एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, इस तरीके से गुलाम बनाए जा रहे हैं। क्या कारण है? कारण यह हुआ करता था कि भारत में बहुत से ऐसी देसी रियासतें हुआ करती थी, मुस्लिम लीग हुआ करती थी, हिंदू महासभा हुआ करती थी, तमाम लोग इकट्ठे नहीं हुआ करते थे। जो इकट्ठे नहीं हुआ करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से अभी देखेंगे आपको और चीज़ें मिलेंगी। यदि आप इसको इतिहास के पन्नों से पढ़ेंगे तो आपको और ही मज़ा आएगा। और वस्तुतः हम आपको एसआई में लेके आएंगे, किसी भी तरीके से हम आपको इतिहास से पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको लाजवाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल लाजवाब पारी खेलेंगे वहाँ पे किस तरीके से इतिहास को पढ़ाया जाता है। पूरी की पूरी कहानी मैं बताऊँगा। यहाँ पे हम संवैधानिक इतिहास बता रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा शार्ट बताते चलते हैं जो संविधान के हिदायत को देता है ना। तो जो अब अर्थात कहने के मतलब अब क्या होता है, पूरे देश में एक शोक मच जाता है कि ये क्या हो जाता है। होने के बाद वहीं आप जानते हैं भाई, अभी आपको मिलेगा भगत सिंह वगैरह सब कसम खाते हैं, कसम खाने के बाद वही सैंडर्स की गोली मारी जाती है ना। वो तो कहानी अलग है ना। असेंबली में बम फेंका जाता है, सब कुछ अलग है, वो मिलेंगे, हम आपको बाद में मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बना ली। अच्छा भैया, साइमन कमीशन उसके बाद जब ये लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, साइमन कमीशन क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट बना लेते हैं। जब रिपोर्ट बना लेते हैं उसे सौंप दिया जाता है। उसको अब क्या करते हैं भाई, सौंप दिया जाता है। जब सौंप दिया जाता है साइमन रिपोर्ट, जब भारत के लोगों ने पढ़ा, भारतीय लोगों को जब साइमन रिपोर्ट दी जाती है तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, आईएएस का इंटरव्यू था उसमें पूछा गया था साइमन कमीशन जो रिपोर्ट थी किसको दिया गया था, भारतीय लोगों को दिया गया था। तथा आप यह भारत सरकार नहीं, क्योंकि भारत सरकार तब थी नहीं, भारतीय लोगों को जब दिया जाता है भारतीय लोग इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसमें थे एक नाम थे सी स्वामी। उसी में जब पढ़ते भारतीयों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम सी स्वामी था। सी स्वामी ने पढ़ा, अरे ये क्या है, इतना गंदा रिपोर्ट बनाया गया है ना, इतना गंदा। सी स्वामी अय्यर पूरा नाम है। इतना गंदा रिपोर्ट बनाया है, इस रिपोर्ट को तो कूड़ेदान में अगर फेंक दिया जाए तो कूड़े भी शर्मा जाएंगे। किसने भाई, किसने कहा था? किसने कहा था? हाँ बिल्कुल सही, किसने कहा था कि इस रिपोर्ट, इतना गंदा रिपोर्ट यदि इसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए तो कूड़े भी शर्मा जाएंगे। तो किसने किया भाई? सी स्वामी अय्यर ने कहा था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट को यदि कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाए, कि टोकरी में फेंक दिया जाए तो कूड़े भी शर्मा जाएंगे, तो कूड़े भी शर्मा जाएंगे। किसने कहा था भाई, किसने कहा था? स्वामी अय्यर, सी स्वामी अय्यर ने कहा था, है कि नहीं? सी स्वामी अय्यर ने कहा कि अगर इस रिपोर्ट को कूड़ेदान की टोकरी में फेंक दिया जाए तो कूड़े भी शर्मा जाएंगे। अब क्या करता है, यहाँ पर भारत का सचिव क्रोधित हो जाता है। लॉर्ड बर्कन हेड था ना। अच्छा, उस समय सचिव कौन था भारत का? जब ये कहें तो बर्कन हेड, एक थे बर्कन हेड, लॉर्ड बर्कन हेड था। और ये गुस्सा जाता है, हेड गुस्सा गया। ये कौन था भाई? सचिव था। अच्छा, उस समय सचिव था। जब ये कहें, स्वामी अय्यर जी कहें
तो ये गुस्सा आ जाता है, बर्किनहेड गुस्सा आ जाता है, अगर इतना गंदा बना है तो खुद बना लो। कहा यदि इतना गंदा बना है तो खुद बना लो और बनाने के बाद हमसे बताना। बिल्कुल सही भाई। तो कहा यदि सामने कमीशन सामने कैसे इतना बनाया गया है, अगर आप तो बनाने नहीं देंगे। कहा ये कहा बर्किनहेड ने कहा आप तो बनाने नहीं देंगे। क्रोधित होकर कहा कि ये कौन सी बात है कि जब देखिए बनाना जब कुछ बनाया जाता है उसमें आप लोग इंटरफेयर कर देते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम आपको मोहलत देते हैं, तो मोहलत देते हैं तो आप खुद ही बना लो ना, आप ही खुद बना लो। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने इसको मान लिया। किसने मान लिया भाई? मोतीलाल नेहरू ने मान लिया कि जब मोहलत चेतावनी दे दी जाती है, इसको बना लीजिए, मैं आपको इतना चेतावनी देता हूँ कि आपके अंदर इतना ज़्यादा काबिलियत है, आप बना कर दिखा दो। तो मोतीलाल नेहरू मान लेते हैं। मोतीलाल नेहरू मानने के बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद वहीं पर नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है, नेहरू कमेटी बनाई जाती है। नेहरू कमेटी बनाने के बाद यहाँ नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अरे हाँ कि नहीं? तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, जब नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, उस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे भाई? मोतीलाल नेहरू। और इसी में पूछा जाए सचिव कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इसी में सुभाष चंद्र बोस थे। कौन से भाई? सुभाष चंद्र बोस थे। सर अली इमाम थे, सर अली इमाम थे। और इसी में शोएब कुरैशी थे ना, सर अली इमाम, शोएब कुरैशी, MS अड़े है कि नहीं, और जयकर। ये MS अड़े और जयकर दोनों लोग थे हिंदू महासभा से। MS अड़े कुल 11 लोग थे। इस समिति में कितने लोग थे? 11 लोग थे। तो पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 11 लोग थी, जिसमें से मुख्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस थे, उसके बाद शोएब कुरैशी थे, सर अली इमाम थे, उसके बाद हिंदू महासभा की ओर से MS अड़े थे, उसके बाद वो कौन थे भाई? हिंदू महासभा के जयकर थे। ये नाना प्रकार के लोग थे ना। इसकी कहानी अलग है, आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको पता सब चलेगा ना। तो यहाँ पे जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई तो जिन्ना ने इसका बहिष्कार कर दिया। यही है ना, कोई ना कोई आ जाते हैं, हमारे कुछ बनता है तो कोई ना कोई आ जाते हैं यहाँ पे बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। मोतीलाल स्नेहा पांडे बिल्कुल सबसे पहले ऐसी, हाँ इसी में डोमिनियन राज की मांग हुई थी। बिल्कुल हाँ, वंदना मैम बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, 11 थे स्नेहा पांडे। हाँ बिल्कुल 11 थे। हाँ डोमिनियन राज की मांग हुई थी, अभी बताया। उसका अलग से स्लाइड दिया जाएगा, एपिसोड दिया जाएगा ना इतिहास में ना। हुआ क्या हुआ है, कुछ ऐसा जिन्ना आ गया। जिन्ना कहता है बिल्कुल इसका बहिष्कार किया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी उसमें क्या क्या मांग की गई थी, क्या क्या दिया गया था? पहले क्या दिया गया था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसी में हुआ था कि जो सांप्रदायिक मत देना बंद कर दिया जाए। अरे हाँ कि नहीं? आप देखे हैं सांप्रदायिक जो मत दिया जाता था वो 1919 का मार्टिन चेम्सफोर्ड में शुरू हुआ था ना। सिख अलग दे सकते थे, मुस्लिम अलग दे सकते थे, है कि नहीं? ये सब कहाँ था भाई? 1919 में था ना। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम में था। लेकिन हम जब देखते हैं यहाँ पर तो सांप्रदायिक मत देना बंद कर दिया जाए, किसमें था? नेहरू रिपोर्ट में था। और कहा लोगों का उनका मूल अधिकार दिया जाए। लोगों का उनका मूल अधिकार दिया जाए। ये किसमें बन रहा है? नेहरू रिपोर्ट में बना दिया जा रहा है। ठीक है, किसमें हो रहा है? नेहरू रिपोर्ट बना दिया जाए ना। और राज्य की स्वतंत्रता दी जाए, राज्यों को स्वतंत्रता दी जाए। ये सब क्या थी भैया? इसमें मांग की गई थी, इसमें रखा गया था। राज्यों की स्वतंत्रता दी जाए, मौलिक अधिकार को दिया जाए
और क्या भैया, और इसमें क्या दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन को बंद कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई थी। अब जब लिखी जाती है, इसी में आ जाता है कौन, जिन्ना आ जाता है, और जिन्ना आके यहाँ पे क्या करता है, इंटरफेयर कर देता है, इंटर आके बीच में अड़ंगा डाल देता है। जब अड़ंगा डाल देता है तो उस समय बर्केनहेड को हंसी आ जाती है, बर्केनहेड को हंसी आ जाती है, पहले खुद का घर सुलझा लो, तो यहाँ पे भाई ये संविधान के लिए कुछ बनाइएगा, साइमन कमीशन में कुछ करेक्शन करिएगा, कुछ पहले अपने आप को घर सुधार लो, उसके बाद। अब यहाँ पे हंसी आ जाती है। हंसी आने के बाद जो लॉर्ड थिगो, आप सुने होंगे, लॉर्ड लिथगो था। लॉर्ड लिथगो तब तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, कौन था भाई, लॉर्ड लिथगो था, लॉर्ड लिथगो। अब क्या करता है कि उसके अध्यक्षता में क्या होता है कि 2 से 4 अगस्त 1935 में, 2 से 4 अगस्त ना 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 किस गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में हुआ था, तो लॉर्ड लिथगो के। किसके भैया, लॉर्ड लिथगो। इससे पहले 1929 में क्या हुआ था, अभी और हम बताएंगे, काफ़ी चीज़ें हैं, हम काफ़ी चीज़ें छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे याद करने की बारी आ जाती है। 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अच्छा भैया, कि 1929 में क्या हुआ था, 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू ने क्या किया था, 1929 में लाहौर के अधिवेशन के तत्कालीन पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, पीटी नेहरू ने मांग कर दिया था। जब पीटी नेहरू मांग कर देते हैं, उसी में क्या हो जाता है, उसी के दौरान अब क्या हो जाता है, उसी के दौरान क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या होता है भैया, सविनय, हाँ बिल्कुल सही, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या होता है, 1930 में गोलमेज सम्मेलन प्रथम होगा, 1930 में भी होगा, 31 होगा, 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930, 1931, 1932। अब यहाँ से पूछा जाएगा गांधी जी किस में भाग लिए थे, है ना, किस में भाग नहीं लिए थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाद में बनेगा। आप लोग सराफत सर के द्वारा पढ़े होंगे भाई, जो भी पढ़े होंगे उनको गांधी इरविन पढ़ाया गया होगा, तो उसमें सब बताया गया होगा ना। तो 1929 में क्या पूर्ण स्वराज की मांग हुई, किसने किया, पीटी नेहरू ने। किस में भाई, लाहौर अधिवेशन में। 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। 1933 में श्वेत पत्र आ जाता है कि नहीं, 1932 में ये हुआ, तो 1933 में क्या होता है, श्वेत पत्र आ जाता है। श्वेत पत्र कब लाया गया था भाई, तो 1933 में। श्वेत पत्र कब लाया गया, 1933 में, जब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा ये सब देखा गया। श्वेत पत्र में जब देखा गया कि सारी चीज़ें ये सब इकट्ठा हो जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 अगस्त, कहीं 2 अगस्त दिया, कहीं 4 अगस्त, 4 अगस्त 1935 को श्वेत पत्र को लागू कर दिया जाता है। 4 अगस्त 1935 को श्वेत पत्र लागू कर दिया जाता है। जब श्वेत पत्र लागू हो जाता है तो उसी में आपको देखते हैं कि क्या 1935 अधिनियम क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वेत पत्र जब घोषणा हो जाती है उसमें किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, 1935, और आपका यहीं से शुरू हो जाता है, 1935 का अधिनियम शुरू हो जाता है। तो 1935 का अधिनियम में जो थी धाराएँ या अनुच्छेद कितनी थी, फटाफट बताइए, कितने अनुच्छेद थी, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, कितनी परिशिष्ट थी, फटाफट कमेंट बॉक्स दीजिए। और इतना समझ में आ गया होगा, कहानी बहुत बड़ी है, इतिहास बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इतिहास आप पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा। हम इतिहास का अलग स्लाइड लेके आएंगे, वादा करता हूँ। इतिहास क्या होता है आपको क्लास में रटा दिया जाएगा, अगर क्लास में रटा दिया जाता है तो भाई पूरा पैसा वापस, वैसे फ्री पढ़ रहे हैं, पैसे की बात ही नहीं है ना। हाँ, जिन्ना ने 14, हाँ, सूत्री मांग कर दिया था, 14 सूत्री मांग भी कर दिया था, बिल्कुल, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कर दिया था, बिल्कुल सही है। हाँ, प्रदीप तिवारी क्लास डेली चलती भाई, हाँ, सारी समा पढ़े हैं भाई, गांधी जी बिल्कुल सही है, 2 में।
सबको भाई सब बहुत अच्छा, बहुत हेलो हेलो भाई सबको भाई बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग जुड़े हैं और शेयर नहीं करते हमारे ख्याल से, काफ़ी लोग आए नहीं हैं। तो आइए, मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। 1900 में भाग लिए, हाँ बिल्कुल सही है। वंदना मैम तो बहुत, हाँ 10 अनुसूची, हाँ अवनीश मिश्रा सर फ्री वाली क्लास, हाँ सर फ्री क्लास है, अभी इसका फ्री क्लास चल रही है। इसके बाद आपको ऐप पर, अगर ऐप पर आना चाहते हैं तो आप चैलेंजर पॉइंट उस प्ले स्टोर से जाइए और चैलेंजर पॉइंट का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप इसको परचेज़ कर सकते हो। 1095 रुपये में है SI का बैच। और अगर आप GS स्पेशल लेना चाहते हो मेरे द्वारा तो कुछ और होगा, क्योंकि GS जो हम पढ़ाते हैं सब वहीं से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो काफ़ी लंबा हमें टर्न लेना पड़ेगा। अगर GS आपने पढ़ लिया हमसे तो वादा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन होते हैं आपके झोली में होंगे। हाँ चलिए भाई, हम वंदना शुक्ला जी का आ गया आंसर 10 अनुसूची, बिल्कुल सही है भाई। परिशिष्ट कितनी बताइए फटाफट, अभी हम लिख के बताते हैं और आप दीजिएगा, तब तक आगे चलते रहेंगे। बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ जुड़ने पर, बहुत ही हम तो दीजिएगा क्या 1935 भाई बताएंगे। अच्छा 1935 1935 अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम के दौरान आप बताएंगे कितनी अनुसूची थी, इसमें कितनी अनुसूची थी, कितनी परिशिष्ट थी, बताएंगे ज़रूर। गूगल का यूज़ ना करिएगा तो बताएंगे ज़रूर। परिशिष्ट थी, कितना भाग था, कितनी धाराएं थी या अनुच्छेद थी, कहीं कहीं धाराएं नहीं, कहीं लेकिन होना चाहिए अनुच्छेद। फटाफट बताएं। प्रदीप तिवारी सर ऑफलाइन क्लास कब से चलेगी भाई, ये शासन का निर्देश के अकॉर्डिंग। धर्मेंद्र अंसारी समा 451 धाराएं 15 परिशिष्ट। शशांक कुमार प्रजापति 12 अनुसूची, वर्तमान 12 अनुसूची है। पगलू कहाँ जा रहे हो भाग के, चलिए। अनुसूची कितनी थी, 10 थी। कितनी अनुसूची थी भाई, 10 थी। परिशिष्ट कितनी थी, 10 थी। भाग कितने थे, 14 थे। और 321 धाराएं थी। कितनी धाराएं भाई थी, 321 धाराएं थी। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा आपसे। हेलो सर राहुल सागर ऑफिशियल, बिल्कुल हेलो सर, हाँ बिल्कुल सही भाई। कहाँ थे आप इतने दिन। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं 1935 के भारतीय शासन अधिनियम शुरू करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम यहाँ सोचते हैं जो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा है, तो फटाक से लगा दीजिएगा बड़े प्यार से। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है कि नहीं। इसका सबसे पहला उद्देश्य हुआ करता था अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए 1935 अधिनियम का सबसे पहला उद्देश्य क्या हुआ करता था, उद्देश्य का नाम था अखिल भारतीय संघ की क्या होना था भैया, स्थापना करना था। लेकिन ये स्थापना नहीं हो पाई थी यहाँ, परंतु उद्देश्य नहीं पूरा हो पाया था क्योंकि ब्रिटिश के अधीन जो प्रांत थे उनको तो संघ में शामिल कर लिया गया था और सबको संघ में शामिल नहीं किया गया था ना। तो धीरे धीरे हम चलते हैं, यहाँ से बिल्कुल पढ़िएगा और बेहतरीन तरीके से कवर करिएगा। अनुसूचियाँ कितनी थी, 10 थी। परिशिष्ट कितनी थी, 10 थे। और भाग कितने थे, 14 थे। धाराएँ कितनी थी, 321 थी उस समय, है कि नहीं। समझ में आ गया भैया। हाँ स्नेहा पांडे, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही, अभी करेक्ट है। अभी 515 धाराएं हैं ना सर। हाँ भैया अंसारी समा 515 धाराएं हैं ना, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे पहुंचते हैं। सबका भाई सबको समझना होगा क्या है इतिहास, क्या है भारतीय संविधान। वास्तव में आप लोग पहली बार इतना डेप्थ पढ़ रहे हैं। चलते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बहुत ही लाजवाब चीज़ है ये। और यहाँ सुनिएगा, पहले छोटी सी कहानी सुनिएगा, उसके बाद शुरू होते हैं ना।
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका व्यवस्था है, किस संविधान के अधिनियम से लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि संविधान में सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा है, तो किसका भी संविधान 1935 अधिनियम का प्रभाव पड़ा है कि नहीं। सारी की सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अभी कहानी बताई जाएगी और कहानी से बढ़िया सीखिए। चूँकि समय काफ़ी तेज़ी के साथ भाग रहा है, हम लोग चेंज करते पहुँचे हैं और देखते हैं क्या हुआ था कि इस अधिनियम का काफ़ी जल्दी से हमको कवर करना। अच्छा भैया, का प्रभाव सर्वाधिक भारतीय संविधान पर पड़ा है। तो क्वेश्चन पूछा कितना प्रतिशत पड़ा है, तो 71 से लेके 75% तक, 71 से लेके 75% तक भारतीय संविधान है इसी अधिनियम के द्वारा चलाया जाता है कि नहीं। उसी में क्या होता है, इसका पहला उद्देश्य क्या होता था, इसका पहला उद्देश्य अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था, लेकिन नहीं पूरा हो पाया उद्देश्य। कारण क्या था, लेकिन नहीं पूरा हो पाया उद्देश्य, कारण क्या था, जो अब यहाँ जो प्रांत, जो राज्य और थे, जो और राज्य थे, प्रांत थे, वो केंद्र तथा संघ में सम्मिलित कर लिए गए थे और वो प्रांत थे जो अर्थात ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, जिस पे ब्रिटिश सरकार अपना राज्य कर रहे थे। वो प्रांत क्या हुआ था, वो केंद्र तथा संघ में ऐड कर लिया गया था और जितने अन्य थे उसको नहीं कर पाया था। और यहाँ पे जब नहीं हो पाता है तो नहीं करते, तो यहाँ पे अखिल भारतीय संघ की स्थापना उद्देश्य करना था। यहाँ पे कौन इसका बहिष्कार किया था, तो चुटकियों में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं, छोटी परीक्षाओं पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने से बहिष्कार किसने किया था, तो फटाक से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स दीजिए, किसने किया था भाई, किसने किया था, फटाक से बताइएगा, फटाक बताइए भाई। हाँ, किसने बहिष्कार किया था, बताइए भाई। हाँ, 2 अगस्त, हाँ 2 से 4 अगस्त, बिल्कुल सही है। संघ की स्थापना, हाँ बताइए किसने बहिष्कार किया था, इसका उद्देश्य नहीं पूरा हो पाया था। अच्छा भैया, किसने किया था, फटाक से बताइए। अरे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसने किया था बहिष्कार, किसने किया था। अरे भाई सीधा सीधा है, देसी रियासत के लोग किए थे। किसने किया था बहिष्कार, किसने किया, देसी रियासतों के लोग बहिष्कार किए थे, के लोग बहिष्कार कर दिए थे। जब बहिष्कार कर देते हैं तो बात यहाँ पे आती है स्वायत्त। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रांतीय स्वायत्त यहाँ पे दे दी गई थी। अच्छा भैया, जब नहीं हुआ पाया तो यहाँ पे क्या कर दी जाती है कि प्रांतीय स्वायत्त दे दी जाती है, प्रांतीय स्वायत्त की स्थापना कर दी जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसका बहिष्कार करने के बाद प्रांतीय स्वायत्त की स्थापना कर दी जाती है, तो किसका था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना ना। तो प्रांतीय स्वायत्त की स्थापना कर दी गई, की स्थापना कर दी जाती है। और ये कब की जाती है, अब ये कब की जाती है, 1 अप्रैल 1937 को। कब भैया, 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्त की स्थापना कर दी गई। इसका वजह यह था, अब प्रांत से अब केंद्रों का नियंत्रण क्या हो गया भैया, नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्त का तात्पर्य यह होता है कि केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, है कि नहीं कर सकता। अच्छा भैया,
तो केंद्र प्रांतों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इसको भाई खत्म कर दिया गया। अब होता क्या है, इसी में क्या हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है कि नहीं। 1935 अधिनियम के द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है 1 अक्टूबर 1939 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1939 को यह कर दी, जिसमें और जो अभी वर्तमान न्यायालय चल रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वर्तमान न्यायालय है हमारा भारतीय न्यायालय है, किस न्यायालय के तर्ज पर चल रहा है। तो किस तर्ज पर चल रहा है, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में जो की गई थी उसी के तर्ज पर चल रहा है। कब हुए थे, 1 अक्टूबर 1939 में। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अभी क्या होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय कितने अन्य न्यायाधीश थे, कितने मुख्य न्यायाधीश थे। अगर मुख्य न्यायाधीश थे तो मुख्य न्यायाधीश का नाम बता दीजिए फटाक से। अगर आपको ये पता है कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम फटाक से कमेंट से दीजिएगा। तब हम चेंज कर रहे हैं अपना वही जो करते हैं जिसके लिए आए हैं, है ना। तो फटाक से बताएं, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई 1 अक्टूबर। भाई अगर अधिनियम पूछेगा 1935 अधिनियम, अगर पूछेगा सन 1939 है कि नहीं, 1 अक्टूबर 1939 को कर दी जाती है। अब जो वर्तमान न्यायालय है किसके तर्ज पे चलाया जा रहा है, इसी संघीय न्यायालय के तर्ज पे चलाया जा रहा है। तो जब चलाया जा रहा है तो उसमें संघीय न्यायालय की जब स्थापना हुई थी उसमें कुल कितने न्यायाधीश थे, 8 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे भाई, 8 न्यायाधीश थे। 8 न्यायाधीश में 7 अन्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। अब बताएंगे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए फटाफट। संघीय न्यायालय जो बना था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था, फटाक से बताएं, फटाक से बताएं भाई। फटाक से बताएं। हाँ बिल्कुल, धर्मेंद्र कुमार, 1 अक्टूबर 1939 सही है, स्नेहा पांडे ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या देना होगा हमें, मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। जब संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, फटाक से बताएं, फटाक से बताएं भाई। चलिए बताते रहिएगा। अच्छा, सर मोएस गोयर थे, सर मोएस गोयर थे। अच्छा भैया ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछता है हम लोग गलती कहाँ करते हैं कहाँ। क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्र भारत के प्रथम या गणतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जेकानिया। क्लियर हुआ। 1773 के समय, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एल्जा एम्पे थे। ये भी सत्य हुआ। लेकिन जब संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, आप लगाएं किसको, सर मोएस गोयर थे, है ना। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता हुआ करती है जो आपको पता हो गई होगी, है ना। अब इसमें कहते हैं इसी में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। क्या भैया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है कि नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो शक्ति है, जो केंद्र की शक्ति है और राज्य की शक्ति, इसका विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो आपको किसमें, 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। इसमें यह देखा गया था, इसमें जो अनुसूचियाँ थी, जो जिसमें तीन सूची भी थी, 10 अनुसूचियों में क्या 3 सूची थी। जो 3 सूची थी, तो पहली सूची जिसको कहते हैं संघीय सूची या संघ सूची या केंद्र सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद क्या भैया समवर्ती सूची। तो बताएंगे उस समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे और संघ सूची में कितने विषय थे, है कि नहीं। तो कितने भाई, 59 थे। इसमें कितने थे, कितने थे भाई, फटाफट बताइएगा।
59 इसमें थे, 54 इसमें थे और 36 विषय इसमें थे, है ना। 59, 54 और 36 विषय इसमें थे। किसमें थे भाई? संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची। किस समय? 1935 के अधिनियम के दौरान। तो इतना यहाँ से आपको यह क्वेश्चन आपको समझना होगा, यहाँ से यह समझना होगा, है कि नहीं, है ना भैया। अब क्या होता है आगे जब देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या द्वैध शासन को खत्म समाप्त कर दिया जाता है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है द्वैध शासन को कहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है, तो यहाँ पे समाप्त था 1935 में। द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ? 1919 में। 1919 अधिनियम शुरू हो जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष तौर से क्या होता था, जो चल रहा था, जो चल रहा था, क्या मत देने का जो मत दिया जा रहा था, किस तरीके से दिया जा रहा था, आपको क्वेश्चन फटाफट यहाँ पे लगाना होगा कि जो मत प्रणाली थी, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुआ करती थी, जो मत देने का अधिकार क्या होता था, प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किसमें दी गई थी? 1935 में दी गई थी। किसमें भैया? 1935 में दी गई थी। और सांप्रदायिक जो सांप्रदायिक चुनाव होता था, निर्वाचन होता था, और इसे विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? और इसे विस्तार कर दिया जाता है। विस्तार करने के बाद देखा गया कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्या हुआ है, यहाँ विस्तार किया जा रहा है। और इसी में क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। क्या हुआ थी भाई? आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 ना 1 अगस्त 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। इसी में म्यांमार को बना दिया जाता है, बर्मा को। 1937 में क्या हुआ? बर्मा को बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा किस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को, बर्मा को अलग किया गया था? तो 1935 अधिनियम। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? 1935 अधिनियम के द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा गया। क्या कहा भैया? प्रीमियर कहा जाता था। और इसी के दौरान मंत्री जो हुआ उन्हें मिनिस्टर कहा जाता था। क्या भैया? मिनिस्टर कहा जाता था। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सब हालात को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू के मन में एक ख्याल उत्पन्न होता है और वो देखते हैं, कहते हैं भारत शासन अधिनियम। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित ये ट्रेन है। जवाहरलाल नेहरू जब इस पर क्रोधित करते हैं, क्रोध करने के बाद क्या कहते हैं, इस अधिनियम को, भारतीय शासन अधिनियम को क्या कहते हैं कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान ये कहा, इसको कहा गया है। तो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है कि नहीं, है कि नहीं भाई? इतना समझ में आ गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया भाई? 1935 के अधिनियम को कहा गया है। हाँ, 1 अप्रैल 1935। चलिए चलते हैं आगे। थोड़ा सा जो थोड़ा बचा है उसको हम कवर करते हैं और लास्ट चलता है आज का। हुआ क्या इसमें कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और विस्तार कर दिया गया। निर्वाचन प्रणाली को और विस्तार कर दिया जाता है। और क्या किया गया? प्रत्यक्ष चुनाव कराया जा रहा था। और क्या कहा गया इसमें? पीटी नेहरू ने क्या कहे इस अधिनियम को? क्या कहें? यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। गाड़ी के समान है। किसने कहा? पीटी नेहरू ने कहा। किसने कहा? पीटी नेहरू ने कहा। अब इसी में क्या हुआ था और क्या होगा भाई? हाँ, प्रधानमंत्री को क्या कहा गया? प्रीमियर कहा गया।
मंत्री को क्या कहा गया भाई? जो मंत्री थे उनको क्या कहा गया? मिनिस्टर कहा गया। मंत्री को मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा गया। किसने किस अधिनियम के द्वारा कहा गया था भाई? हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही भाई। हाँ सत्यम सिंह, बिल्कुल सही है। और जो अवशिष्ट शक्ति थी किसके पास रही थी? अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास थी, के पास थी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी भाई? गवर्नर जनरल के पास थी। अब यहीं में डोमिनियन क्या हुआ था भाई? हाँ, डोमिनियन परिस्थिति को साइमन कमीशन ने जिस डोमिनियन परिस्थिति को संभाला था, प्रदान करने का वचन दिया था, इस अधिनियम द्वारा नहीं मिली। अच्छा, इस अधिनियम द्वारा नहीं मिला था। तो डोमिनियन क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, परिस्थिति को यहाँ से मंजूरी नहीं मिली, मंजूरी नहीं मिली, नहीं मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोमिनियन जो साइमन कमीशन नहीं था, तो साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन डोमिनियन वो परिस्थिति को मांग कर रहे थे, ये नहीं मिल पाया था। जब नहीं मिल पाया 1935 में और इसे हटा दिया गया और कहा कि भाई नहीं माना जाएगा, चूँकि यहाँ पे बहुत से सारी चीज़ें अब किसके लिए हो रही थी? भारतीय लोगों के लिए हो रही थी, है कि नहीं। अब इसके बाद हम जब पहुँचेंगे 1946 पहुँचेंगे, जो कैबिनेट मिशन होगा वहाँ पहुँचेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे आपके साथ भाई। अगर समझ में आ गया होगा, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट जनरल, हाँ बिल्कुल। जब इसमें वचन दे दिया गया था ना, जब साइमन कमीशन को वचन दे दिया गया था 1935 के अधिनियम में हम आपको पूरा कर देंगे। जब पूरा कर देंगे तो वचन को पूरा नहीं हो पाया। डोमिनियन परिस्थिति को इन्होंने क्या किया था भैया? बिल्कुल परिस्थिति को, ये डोमिनियन परिस्थिति को यहाँ पे वचन को पूरा नहीं कर पाए थे। डोमिनियन परिस्थिति को नहीं वचन पूरा कर पाए थे, तो और यहाँ पे नाराजगी आ जाती है। इसके आगे और एपिसोड हम आपको बताएंगे। तब तो बने रहिए चैलेंजर के साथ। और सबको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कर दीजिए लाइक, जो आपका काम बनता है, और मेरा भी सपोर्ट करिए। तो समझ में आ गया होगा यस सर करिए, और फिर मिलिएगा आपके साथ कल। अगर समझ में आ गया हो यस सर कहिए, और आगे फिर मिलेंगे वही आपका टाइम 3 बजे। थोड़ा सा दीजिए भाई रिस्पांस, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ श्रुता शुक्ला जी नमस्कार, प्रणाम। अमित पांडे भैया, आकांक्षा सिंह, अरे वाह समझ में आ गया क्या? चलिए, बहुत बहुत प्यार मिल रहा लोगों का, थोड़ा थक भी गए हैं। तो इस चीज़ को समझिए भाई, और समझने के बाद आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और कल काफ़ी संख्या में आइए, कल बहुत ही मज़ा आने वाला है। कल आपको पूरा इतिहास बताएंगे हम, पूरा का पूरा इतिहास बता देंगे क्या है भाई, किस तरीके से 1946, 1947, 1950 सब बता देंगे, सारी चीज़ बता देंगे। इतिहास कल संवैधानिक इतिहास पर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी का आगाज़ होगा। और पॉलिटी जो पढ़ाया जाएगा, जो हम पढ़ेंगे, अभी तो इतिहास पढ़ रहे थे, पॉलिटी जो संविधान चलेगा आपको 1946 जो अभी बनेगा, ये संविधान सभा बनेगा, बिल्कुल अच्छे लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर मिलेंगे, तब तक भाई सैल्यूट फॉर यू।